MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें लेकर आया हूं। कई जगह पर नेताओं की ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आई है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन शुरुआत करूंगा आज की सबसे बड़ी खबर से। आपको पता है मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और आज मैं लिख रहा हूं जनता का पैसा हंगामे में जाएगा। यानी कि आपका पैसा हंगामे की भेंट चढ़ेगा, आपके पैसे की बर्बादी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आप इसमें कहां से आ गए, ये तो संसद की कार्यवाही हो रही है, तो सुनिए जरा, ये जानकारी लोगों को बताइएगा, कई लोगों को नहीं पता है। संसद की प्रत्येक कार्यवाही पर हर मिनट, घड़ी से नोट कर लेना, हर मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। कितने? 2.5 लाख रुपए। आसान भाषा में आपको समझाता हूं। हर मिनट 2.5 लाख हो रहे हैं तो 1 घंटे में कितने रुपए खर्च हुए? 1.5 करोड़ रुपए। सोचिए आप, 1.5 करोड़ 1 घंटे में खर्च हो जाता है। और पता है ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है। इसी पैसे की मैं बात कर रहा हूं जो पानी में बह रहा है। नेता आपके पैसे को पानी में बहा रहे हैं। यानी जब जब देश की संसद में हंगामा होता है, इसमें आपका नुकसान होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है। संसद सत्र के मान लीजिए 7 घंटे कार्यवाही हो रही है, 1 घंटा मैं लंच का हटा देता हूं तो बचे 6 घंटे। 6 घंटों में दोनों सदनों में केवल आपने एक ही चीज देखी होगी, विरोध, हल्ला, शोर, हंगामा। आपके मुद्दे की कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। नेताओं को फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप चाहते क्या हैं, आप किस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं। और यह कहानी लगभग हर सत्र की हो गई है। सत्ता पक्ष बिल की तैयारी करता है, बहस के लिए कहता है हम तैयार हैं, जैसा आज का है, लेकिन विपक्ष कोई और मसला ढूंढ कर लाता है, सरकार से सवाल करता है। अच्छी बात है, आप सवाल करिए, जवाब तो लीजिए कम से कम, लेकिन हंगामा बस यही चल रहा है। इस वजह से हर मिनट में 2.5 लाख रुपए बर्बाद होते हैं। और इसलिए आज मैं राष्ट्र सर्वोपरि में यह खबर दिखा रहा हूं क्योंकि पैसा आपका और हमारा है। संसद में हंगामा होने के कारण आम आदमी का 2.5 लाख रुपए हर मिनट बर्बाद हो रहा है, हर मिनट। और कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, ये फिर से आपके पैसों का नुकसान ना करे, इसलिए ये खबर मुझे दिखानी पड़ रही है। क्योंकि जो सियासी दंगल आज शुरू हुआ है, उससे लग रहा है कि ये नेता फिर से आपके पैसे को बर्बाद करेंगे। लेकिन मैं इन नेताओं से आज एक बात आपकी तरफ से भी कह देता हूं, काम करने के लिए जनता ने आपको चुना है। सत्ता पक्ष अगर कोई काम जनता के हित में कर रहा है, कोई बिल ला रहा है, तो उस पर बहस करिए, हंगामा मत करिए। आप लोग इसलिए वहां पर हैं कि आप बहस करें, जो तर्क हैं वो रखें। लेकिन अगर आप हंगामा ही हंगामा करेंगे और विपक्ष हंगामा करेगा तो फिर आपका और हमारा काम कैसे होगा? और अगर हंगामा ही करते रहेंगे तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो जनता आपका साथ नहीं देगी। देखिए हाउस कंसिडरेशन कर रहा है, करके बैठ जाइए। अब से करीब 15 घंटे बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सबके जहन में सवाल यही है कि ये सत्र आखिर कितना कामयाब हो पाएगा। हर बार की तरह क्या इस बार भी विपक्ष इस सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा देगा? क्या जनता के मुद्दे हंगामे के कारण यूं ही धरे के धरे रह जाएंगे और जनता को इन सफेद पोशों की सियासत में पिसना पड़ेगा? 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामे के आसार दिख रहे हैं। विपक्ष पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर,
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे मुद्दों को उठा सकता है। क्योंकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सत्ता पक्ष से संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रहा था, जिसे सरकार ने नहीं माना था। लेकिन अब जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो विपक्ष ये पूछेगा कि इस ऑपरेशन में भारत को कितना नुकसान पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देश विरोधी तेवरों पर तो अभी से सवालिया निशान उठने लगे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फाइटर जेट गिरने के दावे वाला पोस्ट क्या किया। राहुल गांधी ने तो आनन फानन में सरकार को घेरने के लिए ट्रंप के बयान को ठीक से पढ़ा तक नहीं और सीधे पीएम मोदी के नाम पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि मोदी जी बताइए 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। सरकार को घेरने की इतनी जल्दी कि ट्रंप ने पोस्ट किया और राहुल गांधी देश विरोधी सियासत चमकाने की होड़ में सबसे पहली पंक्ति में खड़े हो गए, जबकि ट्रंप ने पोस्ट किया था कि हमने कई लड़ाइयां रोकी हैं, भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ रहे थे, प्लेन हवा में से गिराए जा रहे थे, 4 या 5, लेकिन मुझे लगता है कि 5 जेट गिराए गए थे। राहुल गांधी को ये पूरा पोस्ट पढ़ना चाहिए था, जिसमें कहीं ये नहीं लिखा कि किस देश के विमान गिरे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान कतई साफ नहीं कर रहा है कि ये विमान भारत के हैं या पाकिस्तान के। लेकिन राहुल गांधी को तो सियासत करनी है, ये देश विरोधी सोच नहीं तो क्या है। एक बार फिर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए राष्ट्रहित नहीं, सिर्फ निजी हित ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो बीजेपी ने राहुल की मानसिकता को देशद्रोह की श्रेणी में डाल दिया है। राहुल गांधी जो एलओपी है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह कम और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह ज्यादा बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी केवल अपनी सस्ती राजनीति करना चाहती है। राष्ट्र नीति पर वो परिवार हित की सोचती है, देश हित की नहीं। वो दल हित को ऊपर रखती है, राष्ट्र हित को नहीं। राहुल गांधी देशद्रोहियों की लिस्ट में अकेले नहीं खड़े हैं। विपक्ष के कई और दूसरे नेता भी हैं जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखने से ज्यादा राजनीति और पार्टी को ऊपर रखते हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता और सपा सांसद राम गोपाल यादव भी ट्रंप के दावे पर राहुल गांधी की भाषा बोलते दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध। अब तो कल उन्होंने ये भी कह दिया 5 जेट गिराए गए थे और परसों ये भी कह दिया था कि बहुत नजदीक ही हम एक ट्रेड डील करने वाले हैं। इस पर चर्चा होना जरूरी है। विपक्षी नेताओं के इस तरह के बयान ही ये संकेत दे रहे हैं कि कल से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि विपक्ष तो ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाले बयान पर भी लगातार सरकार से सवाल पूछता रहा है। संसद सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष इन पर चर्चा करने की मांग कर सकता है और स्थगन प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन संसद सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ना, इसका सीधा मतलब है देश की जनता का करोड़ों का नुकसान। एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद की कार्यवाही पर हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में हर घंटे के हिसाब से देखें तो ये रकम 1,50 लाख रुपए होती है। यह खर्चा सांसदों को मिलने वाले वेतन भत्ते, संसद सचिवालय पर आने वाले खर्च, सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन और सांसदों की सुविधाओं पर खर्च होता है। ऐसे में जब हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही स्थगित होती है तो आम जनता को टैक्स के रूप में लाखों का नुकसान होता है। संसद का सत्र तो अब से कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन कितना फलदायी रहता है यह विपक्ष पर निर्भर करता है, क्योंकि इस सत्र में सरकार 8 नए बिल ला रही है और पेंडिंग बिलों को पास कराने की भी कोशिश होगी। इनकम टैक्स बिल अहम रहेगा। साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी इस सत्र में मंजूरी दी जाएगी। लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकेगा जब संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। लेकिन राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी नेता जिस तरह से भारतीय सेना का अपमान करने, भारतीय सेना के खिलाफ विदेशी एजेंडा चलाने में जुटे हैं, उसे देखकर हालात कुछ खास सही दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि राहुल गांधी तो सेना से जुड़े मुद्दों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के लिए अब सियासत राष्ट्रहित के ऊपर है?
क्यों उनका ट्रंप पर विश्वास राष्ट्र से ज्यादा हो गया है। देखा आपने, इसलिए मैंने पहले ही आगाह कर दिया है, अगर कल हंगामा हो तो आप बताइएगा कितने घंटे में कितना नुकसान हुआ है यहीं पर। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और खबर लेकर आया हूं आपके लिए। जो किसान भाई हैं वो इस खबर को जरूर देखें, जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो इस खबर को जरूर देखें, और देश के कई हिस्सों से अगर आप मुझे देख रहे हैं तो इन मंत्री जी का चेहरा देख लीजिए। ये हैं महाराष्ट्र के कृषि मंत्री। सोचिए आप, कितना महत्वपूर्ण विभाग है इनके पास। महाराष्ट्र में इस समय, अभी आप पिछले महीने से अब तक अगर मॉनसून देखेंगे तो उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। महाराष्ट्र में जितने लोग हैं वो कह रहे होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है? किसानों को दिक्कत हो रही है, फसलों को दिक्कत होगी। आप क्या सोचेंगे, अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो कृषि मंत्री को पता होगा? इन्हें कुछ नहीं पता। ये जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल, ये दिन भर उसमें लगे रहते हैं। और मैं आपको आज एक जानकारी दे दूं, मेरे पास खबर है, मंत्री जी मोबाइल में गेम खेलते हैं। पता है आपको? ये कोई काम नहीं कर रहे हैं मंत्री जी, कृषि मंत्री हैं ये महाराष्ट्र के। मॉनसून के बाद कितनी समस्या है किसानों को, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये तो गेम खेल रहे हैं। सोचिए जरा आप, एक मंत्री जो दिन भर में कितने लोगों से मिल सकता है, आपकी कितनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, और विशेष तौर पर किसानों की ही बात कर रहा हूं मैं। इनके ऊपर तो जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं, ये तो गेम खेल रहे हैं मोबाइल में। इनकी तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप ठहरिएगा। लेकिन उससे पहले आज मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूं मैं। अगर आप में थोड़ी भी संवेदनहीनता बाकी है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत, देर नहीं करनी चाहिए इसमें, तुरंत मतलब तुरंत, क्योंकि आपको उस पद पर रहने का हक नहीं है। आप गेम खेल रहे हैं। अरे आपके घर में अगर आप जाकर खेलेंगे गेम मोबाइल में तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आपका भी समय होगा। लेकिन आप संसद में, विधानसभा में, अभी हम बात कर रहे हैं कि संसद में हंगामा हो रहा है और आप विधानसभा में बैठकर गेम खेल रहे हैं। ऐसे आप महाराष्ट्र के किसानों के लिए काम करेंगे? कितनी समस्या है वहां किसानों को। आज मैं उन किसानों की समस्या तो आपको दिखा ही रहा हूं, इन मंत्री जी का चेहरा भी दिखा रहा हूं, और एक बात कह रहा हूं, अगर गेम खेलना है तो अपनी राजनीति से और अपने पद से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन गेमिंग ने देश की युवा पीढ़ी को खासा प्रभावित किया हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग के लपेटे में आकर लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं, कुछ तो अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं। यहां तक कि खुदकुशी के भी कई मामले सामने आए हैं। लेकिन ये एक ऐसी लत है जो देशवासियों का पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही है। हद तो तब हो गई जब महाराष्ट्र सदन में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे रमी खेलते नजर आए। माणिकराव कोकाटे का रमी खेलते वीडियो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और दावा किया कि कृषि मंत्री अपने मोबाइल पर जंगली रमी खेल रहे थे। रोहित पवार ने इधर पोस्ट किया तो उधर फडणवीस सरकार में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे पर सवाल उठने लगे। जिन माणिकराव कोकाटे पर जिम्मेदारी है कि आप किसानों की आत्महत्या रुकवाइए, किसानों की आय दुगनी कराइए, किसानों के लिए बात कीजिए, उनके जीवन में बदलाव कैसा है उस पर बात कीजिए, और आप क्या खेल रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं। 3 महीनों में 750 किसानों में आत्महत्या की है और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ये गेम्स खेल रहे हैं। इसका खंडन होना चाहिए और उन्होंने ये जो गंदी हरकत की है उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने उनको निकालना चाहिए। कृषि मंत्री का रमी खेलते वीडियो ऐसे वक्त पर सामने आया जब उससे एक दिन पहले ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर पाबंदी की बात कही थी, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद उनके ही मंत्री रमी खेलते नजर आए। ऑनलाईन गेम्समुळे अलीकडच्या काळामध्ये आपल्या नवीन पिढीवर, युवा पिढीवर किंवा अगदी मध्यमवर्गीय लोकही त्याच्या आहारी चाललेले आहेत।
आणि मोठ्या प्रमाणात त्यातनं पैसे हारतात आणि मग पुढे काही लोक क्राईम करतात, काही आत्महत्येचे प्रकार देखील झालेले आहेत आणि म्हणून याच्यावर कुठेतरी नियमन करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। एसी में आराम से सदन में बैठे कृषि मंत्री शायद ये भूल गए कि जो आराम वो विधानसभा में फरमा रहे हैं वो उसी किसान, उसी जनता की बदौलत है जिसकी अब उन्हें जरा भी फिक्र नहीं बची है। उनकी सदन की कार्रवाई में कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है। इससे बड़ी लापरवाही की बात क्या होगी कि उनके प्रदेश का किसान परेशान है और वो उसकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय रमी खेल रहे हैं। मंत्री जी जाग जाइए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आप ही के राज्य की हैं। ये लातूर जिले के बुजुर्ग किसान दंपत्ति हैं। देखिए इनकी उम्र, देखिए कैसे ये बैल की जगह खुद ही हल जोतने को मजबूर हैं, क्योंकि ये इतने गरीब हैं कि इनके पास बैल या ट्रैक्टर से खेत जुताई कराने के लिए पैसे नहीं हैं। इस किसान दंपत्ति को पिछले साल खेती में बहुत नुकसान हुआ था, जिसके बाद इनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब इनके हालात ये हैं कि बारिश के मौसम में बुआई और जुताई का समय करीब आ गया है, लेकिन इनके पास जुताई की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए बुढ़ापे में खुद ही जुताई कर रहे हैं। लेकिन कृषि मंत्री को इससे क्या, सदन का सेशन जाए मिट्टी में, लेकिन उनका रमी गेम जरा भी खराब नहीं होना चाहिए। मंत्री जी रमी में इतने व्यस्त हैं कि उनके प्रदेश का किसान कितना परेशान है ये देख ही नहीं पा रहे। तो मंत्री जी ये जान लीजिए कि इसी साल जनवरी से मार्च के बीच ही राज्य में आत्महत्या के 767 मामले सामने आए हैं। आपके प्रदेश का किसान खुदकुशी कर रहा है और आप रमी खेल रहे हैं। ये अन्नदाता क्या ऐसे ही मरता रहेगा और आप यूं ही हाथ में फोन लिए गेम खेलते रहेंगे? और जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसे तर्क रखेंगे जो किसी के हलक से नीचे न उतरे। ऊपर का हाउस अर्जन हो गया था तो नीचे क्या उस पे क्या बिजनेस चल रहा है वो देखने के लिए यूट्यूब ओपन करने के लिए मैंने मोबाइल हाथ में लिया था। किसी ने तो भी मेरे मोबाइल में गेम डाउनलोड किया होगा शायद, उसको स्किप मैं कर रहा था। उसने 10-12 सेकंड के अंदर वो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उसके बाद में मेरा अपने वो जो गेम है वो मैंने स्किप किया हुआ है। वो मोबाइल आपने क्यों नहीं देखा, वो ट्यून क्यों नहीं आपने बताई? कृषि मंत्री के अपने तर्क हैं। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो दोनों नेता ही जानते होंगे, लेकिन ये तो सच है कि महाराष्ट्र में बीते दिनों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, जिनसे ये साफ होता है कि देश का अन्नदाता परेशान है। नेता इस तरह की हरकतें करके केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं, जनता का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। सदन इनके लिए टाइम पास की एक जगह बनकर रह गया है जो परेशान करने वाला है। ये देश के साथ छलावा है। जो शपथ ये नेता लेते हैं देश को आगे रखकर हर काम करने की, उस पर इन्हें खरा उतरने के लिए इन सब से ऊपर उठना होगा। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जगाए बिना देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखा आपने, सर पर हाथ फेर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, फिर सफाई भी ऐसी दे रहे हैं जो हमें तो नहीं पच रही है। अब मंत्री जी अगर आप में, मैं फिर कहूंगा, आप ही जानते हैं सच क्या है। अगर आप सच में गेम खेल रहे हैं तो कम से कम आपको इसका जवाब देना चाहिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको लेकर चलते हैं एक और प्रदेश। वहां पर भी मंत्री जी अपने काम से प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं और ऐसे भाग रहे हैं कि अपने बेटे का फ्यूचर सेट हो जाए और मंत्री जी आराम से रहें। और यह आजकल हो गया है, नेताओं में विशेष तौर पर हो गया है। अगर इनका बेटा बन जाए, बड़ा हो जाए, कुछ बनना चाहे, तो इनको लगता है कि नहीं वो तो नेता और मंत्री ही बनेगा, और ये उससे लगा देते हैं। धीरे 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 अपने काम को समझाने लगते हैं। और आज मैं आपको इसका सबूत देने वाला हूं, इसलिए कहीं जाइए मत। ये जो मंत्री जी हैं ये ठीक से अपना काम तो कर नहीं रहे हैं और ऊपर से अपने बेटे को अभी से इन्होंने मंत्री बना दिया है। सोचिए जरा। उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताता हूं। आप किसी दुकान में जाइए, टेक्नीशियन की दुकान में जाइए। अगर टेक्नीशियन आपको घर पर काम करवाने के लिए लेकर आना है तो आप टेक्नीशियन को ही लाएंगे ना। अगर टेक्नीशियन अपने बेटे को भेज देगा जो स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है, बताइए वो आपका घर का काम ठीक तरह से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
लेकिन मंत्री जी तो, इनका काम है आपकी सेवा करना, और ये मंत्री भी स्वास्थ्य के हैं। सोचिए जरा, जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य की है, और भी कई जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन ये आराम से घर पर सो रहे हैं और अपने बेटे को भेज दिया कि जाइए अपना बायोडेटा बनाइए, और वो भी चले गए 4, 7, 5 नेताओं को लेकर, और वहां पर अस्पताल में मंत्री बन गए। पूछ रहे हैं आपको समस्या क्या है? अरे समस्या तो आप ही हैं, आप क्यों आए हैं? कम से कम डॉक्टर नहीं है तो इनको बताइए कि वहां डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन नहीं, मंत्री जी तो अपने बेटे का फ्यूचर सेट कर रहे हैं। देखिए जरा इन्होंने क्या किया है। तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए डिटेल वगैरह। कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है। ना, इन्हें देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, ये तो स्वास्थ्य मंत्री का बेटा है, जिसे उन्होंने अपनी जगह अस्पताल निरीक्षण करने के लिए भेज दिया। यही सच्चाई है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की, जो अपनी जिम्मेदारी को देखिए किस तरह अपने बेटे के कंधों पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये हैं कृष अंसारी, इरफान अंसारी के बड़े बेटे, जो अपने पिताजी की जगह रांची में एक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गए। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कितने जिम्मेदार होंगे मंत्री जी, जो खुद तो अपना काम ईमानदारी से कर नहीं रहे, उल्टा अपने बेटे को भी गलत शिक्षा दे रहे हैं। ये मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? मंत्री जी ने जिस तरह अपने बेटे को अस्पताल भेजा, वो आम लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? मंत्री जी की ये हरकत बताती है कि उनके लिए आम जनता की जान की कीमत आखिर है क्या। स्वास्थ्य मंत्री के बेटे कृष अंसारी के हाव भाव और चाल ढाल पर नजर डालिए। इन्हें मंत्री जी का ऑरा तो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। देखिए कितने स्टाइल से अस्पताल पहुंचता है, आजू बाजू चेले चपाटे मंत्री जी के बेटे का इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कितने अनुभवी स्वास्थ्य मंत्री का बेटा हो। वीडियो बनवाता है, लोगों की शिकायतें भी सुनता है, अधिकारियों से बात करता है, लेकिन इन सब से होगा क्या? कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है। जिस चीज की ABCD नहीं पता, वो अस्पताल का निरीक्षण करके क्या करेगा? ये तो बात मंत्री को समझनी चाहिए। जिस काम के लिए जनता ने उन्हें चुना है, वो तो जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, आम लोगों की जान को भी वो हल्के में ले रहे हैं। तभी तो झारखंड में आवश्यकता के मुकाबले में 40% बेड ही उपलब्ध हैं, यानी राज्य के जिला अस्पतालों में जरूरत से लगभग 60% बेड की संख्या कम है। राज्य भर के जिला अस्पतालों में 9,256 बेड की जरूरत है, जबकि हैं 3,710। राज्य में इतनी लचर व्यवस्थाएं होने के बावजूद अपने बेटे को बचाने में जुटे हैं मंत्री जी। बेटे के अस्पताल पहुंचने को इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पर कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए, मेरा बेटा कृष अंसारी नस नस में, आप जानते हैं, सेवा भावना है, भलाई करना है। तो उनके जो शिक्षक है DPS में, तो उनकी माँ या पिताजी बीमार थे, तो मैं नहीं था, दिल्ली में था। बेटा के संज्ञान में आया, और भी कई पेशेंट थे हमारे आदिवासी जामताड़ा के थे। हमारे यहाँ तो हजारों लोग, जब जानते हैं भीड़ होता है, सबको मदद की उम्मीद होती है, तो वो वहाँ चला गया एडमिट कराने के लिए। लगा कि कोई गलत तो नहीं है, मेरा बेटा निरीक्षण क्यों करेगा, वो क्या है? वो उनका बेटा यदि इंस्पेक्शन कर रहा अपना दोस्तों के साथ, तो निहायत ही खतरनाक बात है। इस हैसियत से अपने दोस्तों के साथ जाके इंस्पेक्शन कर रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। पहले तो लोगों की जान से खिलवाड़, फिर मंत्री जी अपने बेटे के बचाव में उतर आए। ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? मंत्री जी, देश के बारे में आप सोचिए। बेटे को बचाने के लिए देश और देश की जनता को मत पीसिए, क्योंकि देश है तभी आप हैं। आपको जनता ने चुना है। राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखकर आप जनता की सेवा करिए, लेकिन आप कुर्सी बचाने में लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 5 साल बाद आपको कुर्सी से उतारने में जनता को देर नहीं लगेगी। देखिए आप, ये बड़ा गंभीर मसला है, इसलिए बताया क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर ठीक तरह से काम करेंगे तो आप ही का फायदा होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको ये खबर देखनी ही चाहिए। अगर आपके घर में भी कोई 9-10 साल का बच्चा है और वो जिद करता है कि उसे गाड़ी चाहिए, साइकिल चलाने की उम्र में वो गाड़ी मांग रहा है, कई लोग तो ये भी कहते हैं
कि अगर उन्हें पेट्रोल डीजल की गाड़ी का मना करो तो वो इलेक्ट्रिक बाइक मांगने लगते हैं। बाइक छोड़िए, आजकल तो बच्चे कार भी चला रहे हैं। और मैं लिख कर दे सकता हूं एक बात कि आपने सड़कों पर कई सारे बच्चों को देखा होगा जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं। और एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, माँ बाप भी बड़े गर्व से कहते हैं हमारे बच्चों को तो कार चलानी आती है, उम्र छोटी है लेकिन चला लेता है। वो सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहा है, अगर वो गाड़ी चला भी लेता है तो मैं कहूंगा कि आप उसे चाबी ना दें। आप कहेंगे क्यों? कुछ तो सीख ही रहा है। वो सीख रहा होगा, लेकिन उसका खामियाजा कई लोगों को अपनी जान धोकर उठाना पड़ता है। वो जान से हाथ धो बैठते हैं। और एक आंकड़ा आपको बताऊं, नाबालिग जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनकी वजह से हजारों हादसे हुए हैं और लोगों की जान चली गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बाइक और कार तक सीमित नहीं, 10 साल का बच्चा, उसकी उम्र क्या रही होगी आप सोचिए, उसमें कितनी समझ होगी, दिमाग लगाइए। वो ट्रक चला रहा है। इसलिए ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बताइए कि आपको भी कुछ साल रुकना है, फिर आपका लाइसेंस बनेगा, आप गाड़ी चलाना सीखिए, यातायात के नियमों का पालन करें। स्कूल में भी ये सब बातें सिखाई जाती हैं, उसके बाद आप गाड़ी चलाइए, बहुत अच्छी बात है। सावधानी जरूरी है, लेकिन यहां सावधानी नहीं हो रही है। यहां सावधानी को नजरअंदाज किया जा रहा है, चाबी थमाई जा रही है। रुक जाइए अगर आप भी चाबी देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हादसा आपके बच्चे के साथ हो और वो भी किसी और की जान लेने की बजाय खुद की जान पर भारी पड़ जाए। इसलिए रुक जाइए, थम जाइए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इन तस्वीरों को देखिए, आप दिल पर हाथ रखकर कहेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये भारी भरकम ट्रक एक बच्चा ही चला रहा है। अगर एक पल के लिए लग रहा है कि आपकी आंखें धोखा खा गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर है। और इन तस्वीरों में जो ट्रक चलाता दिखाई दे रहा है वो महज 10 साल का बच्चा है। और ये बच्चा किसी गली कूचों में नहीं, बल्कि हाईवे पर ये भारी भरकम ट्रक चला रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं बच्चा बिना किसी डर के ट्रक चला रहा है, जबकि ये काम बेहद खतरनाक है। ये ट्रक जम्मू कश्मीर नंबर पर रजिस्टर्ड बताया जा रहा है। और इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि इस बच्चे को ट्रक चलाने के लिए खुद उसके पिता ने उकसाया था। बच्चों का ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रक चलाना तो छोड़िए, मोटरसाइकिल चलाना भी बेहद खतरनाक है। देश में हर दिन नाबालिगों के ड्राइव करने से बड़े हादसे हो रहे हैं। 2023 में कुल 1,72,000 लोगों की जान सड़क हादसे में चली गई। इसमें हैरान करने वाली बात यह कि 2023 में रिकॉर्ड किए गए करीब 5 लाख सड़क हादसों में 10,000 से ज्यादा ऐसे थे जहां गाड़ियां नाबालिग चला रहे थे। लेकिन इन आंकड़ों को देखने के बावजूद भी ना माता पिता सजग हो रहे हैं और ना ही वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं। आप हरियाणा की इसी घटना को देखिए कैसे गाड़ी जैसे ही सामने से आती है लोग भागने लगते हैं। जो जहां है वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। देखिए कैसे बेकाबू गाड़ी को देखकर ये बच्चा अपनी जान बचाने के लिए घर में घुस गया। इसकी जान तो बच गई, लेकिन जो मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी हुई थी उन्हें खदेड़ते हुए ये गाड़ी पूरी गली में दौड़ती है। रास्ते में आगे एक और बच्चा किसी तरह वहां से भाग जाता है। मोड़ होने के कारण गाड़ी तो रुक गई, बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन जब इस गाड़ी से 2 नाबालिग निकले तो सब हैरान रह गए। ये हालात किसी एक जगह के नहीं है। कम उम्र में बच्चों को गाड़ी चलाने का शौक चढ़ता है और माता पिता भी इसे नजरअंदाज करते हैं। इसी का नतीजा है कि देश में हादसे बढ़ रहे हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए सरकार सख्ती भी बरत रही है। अगर नाबालिग अपराध करता है तो उस युवक के माता और पिता को भी दोषी माना जाएगा। गाड़ी के मालिक को 3 साल की जेल और 25,000 के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान भी है। साथ ही 12 महीने के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। अपराध करने पर नाबालिग भी 25 साल की उम्र होने तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
सरकार ने नियम तो बना दिए, इसके बावजूद नाबालिग गाड़ियां सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। इससे समाज को खुद सजग होना होगा, नहीं तो ऐसे हादसे होते रहेंगे, लोगों की जान जाती रहेगी। देखा आपने, है ना ये चिंता वाली बात, इसलिए मैंने यह खबर आपको दिखाई है। अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपका बच्चा जिद करता है तो रुक जाइए, थोड़े साल की बात है, फिर आप उसे दे देना। जब वो बड़ा हो जाएगा तो गाड़ी भी अच्छे से चलाएगा और कोई आप पर भी दिक्कत और जुर्माना नहीं लगेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको लेकर चलते हैं बिहार। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले हर पार्टी लगी हुई है तिकड़म में, जीत जाएं, ऐसे जीते वैसे जीते। हर पार्टी की अलग रणनीति होती है, लेकिन आज मैं एक रणनीति पर बोलूंगा जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती। वो रणनीति होती है जाति में लड़ाने की, उलझाने की। और ये बिहार में नेचर रहा है बिहार का। आमतौर पर आप देखेंगे वहां पर छोटा चुनाव भी होता है तो जाति पर लड़ने लगते हैं। ये जितने बिहार के लोग हैं उन्हें सोचना होगा कि आप और बेहतर मुद्दों पर चुनाव लड़िए। बिहार में क्या अच्छा हो सकता है, इस पर आप वोट दीजिए। बिहार में कैसे और ज्यादा विकास हो सकता है, आप उस पर वोट दीजिए। बिहार में स्कूल बने, बिहार में अस्पताल बने, बिहार में पानी आए, किसान अच्छा रहे, आप इस पर वोट दीजिए। और सिर्फ बिहार ही नहीं, देश में कहीं भी अगर चुनाव होता है तो आपको इन्हीं मुद्दों पर वोट देना चाहिए। लेकिन नेता आपको जाति में उलझाएंगे। और आज तो आरजेडी के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक विशेष जाति वर्ग पर निशाना साधा है। और ये बिहार में मैंने कहा ना नेचर रहा है, पहले भी सत्ता ऐसे ही हासिल की गई। सोशल मीडिया पर एक नारा भी ट्रेंड कर रहा है जो पहले दिया गया था लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से, और वो उस नारे से जीतकर भी आए। लेकिन जो जाति की खाई है वो एक दूसरे के प्रति बढ़ती गई। ये मैं नहीं चाहता हूं कि ये खाई बढ़े। आप किसी भी जाति के हैं, आप रहने वाले तो भारत के हैं ना। आप राष्ट्र सर्वोपरि ही रखेंगे किसी भी जाति के, अगर आपके मन में देश की भावना है। लेकिन नेता आपको लड़वाएंगे और अगर आप उनके जाल में फंस गए तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। लेकिन मैं आपको उस जाल से बाहर निकालने आया हूं। मैं जो आपको आज खबर दिखा रहा हूं उसे आप देखिए, सोचिए, समझिए और नेताओं के जाति वाले जाल से बाहर आ जाइए। देख रहे हमारे देश के धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जन्म से कोई इंसान शूद्र नहीं होता, इंसान के कर्म ही उसकी वर्ण या जाति तय करते हैं। इस व्यवस्था को जब हमारे पुरखों ने बनाया तो योग्यता को प्राथमिकता दी, योग्यता के आधार पर किसी इंसान की जाति तय की गई। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो हमारे पुरखों की बनाई गई इस व्यवस्था को नासूर बनाने पर तुले हुए हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग इसी को हथियार बना रहे हैं, चाहे राजनीति हो या फिर शिक्षा और नौकरी की। हर जगह योग्यता के बजाय जाति को प्राथमिकता दी जा रही है। अब बिहार के आरजेडी विधायक मुन्ना यादव को देखिए, बिहार के सिंहासन पर बहुजन समाज को बैठाने की बात कह रहे हैं। मुन्ना यादव ने एक बार फिर यहाँ योग्यता को प्राथमिकता नहीं दी। मुन्ना ने तो सीधा ऐलान कर दिया कि इस बार बहुजन ही बिहार की गाड़ी चलाएगा। चाह रहे हैं कि फिर जगन्नाथ मिश्रा का सरकार आवे, कतई नहीं होगा। लालू जी ने यही तो कर दिया कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो कोई बहुजन बैठेगा, और किसी की औकात है तो मुट्ठी भर लोग का नाम आगे करके चुनाव लड़के दिखा दे बिहार में। अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर राज कर, तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के, फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। बिहार के आरजेडी विधायक मुन्ना यादव कोई नई बात नहीं कह रहे। आरजेडी की पूरी सियासत ही जाति के आधार पर टिकी है। इससे पहले लालू यादव सवर्ण जातियों को टारगेट करने वाला विवादित नारा भी दे चुके हैं। लालू यादव का नारा था, पूरा बाल साफ करो। बिहार के भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला विरोधी ये नारा था। लेकिन इसके बावजूद इस नारे का किसी ने विरोध नहीं किया। लालू यादव इस नारे के बदौलत 15 साल सत्ता में भी रहे। सोचिए जरा कैसी है लालू और उनकी पार्टी की सोच, जो देश से पहले जाति को ऊपर रखते हैं। इसकी वजह से उनकी पार्टी के नेता भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है।
ये तो हो गई सियासत की बात, जहां राष्ट्र की बजाय जाति सर्वोपरि हो गई। लेकिन अब आपको अंतरिक्ष में भेजे जाने को लेकर जातिवादी सियासत कैसे हो रही है वो भी दिखाते हैं। एक्सियोम 4 मिशन पर अंतरिक्ष में गए शुभांशु शुक्ला की जाति पर भी सियासी हमले होने लगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने शुभांशु के बजाय किसी दलित या ओबीसी समाज के व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने की वकालत कर दी है। लेकिन उन्हें कौन बताए कि अंतरिक्ष में जाने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, महीनों तक ट्रेनिंग होती है, तब जाकर यूनिट से किसी एक को अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना जाता है। इसमें जाति का कोई आधार नहीं होता। लेकिन उदित राज तो चाहते हैं कि रॉकेट में किसी दलित ओबीसी समाज के व्यक्ति को बैठाया जाए। पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST OBC के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। इस बार मुझे लगता है बारी थी, किसी बैकवर्ड को किसी दलित को भेजना चाहिए था। कोई परीक्षा तो देके गए नहीं, तो किसी दलित OBC को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है। उदित राज ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जो जाति के चक्कर में ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं। उदित राज खुद एक अफसर रहे हैं, दिल्ली से एक बार सांसद भी रहे। वो अच्छे से जानते हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए किस तरह की योग्यता और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन सिर्फ सियासी फायदे के लिए वो जानबूझकर शुभांशु शुक्ला की जगह किसी दलित या ओबीसी समाज के व्यक्ति को भेजने की वकालत कर रहे हैं। देखिए आप, ऐसी सियासत होती है, इससे बचकर रहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक और खबर दिखाता हूं। आपकी और हमारी सुरक्षा में हमेशा पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। कभी कभी उनकी अच्छी तस्वीर सामने आती है, कभी खराब तस्वीर सामने आती है। लेकिन हम पुलिस की ईमानदारी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो ईमानदारी से काम करता है वो राष्ट्र के लिए काम करता है। अब अगर कोई राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, और अगर उसको काम करने से रोका जाएगा, तो फिर मैं आज सवाल उठाऊंगा, उनका चेहरा भी दिखाऊंगा दबंगों का, और पुलिस ने उनके साथ उसके बाद क्या एक्शन लिया है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं, खाकी आपकी सेवा के लिए होती है, पुलिस वाले आपकी सेवा के लिए होते हैं। हाँ, एक बात है, थोड़े से वो कड़क मिजाज के रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हर वक्त आपको कोई दिक्कत होती है तो आप यही कहते हैं कि हम पुलिस के पास जाएंगे। अगर आपको इतना उन पर विश्वास है तो फिर आप उन्हें काम करने से कैसे रोक सकते हैं? और जो दबंग रोक रहा है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं, और कैसे एक्शन लिया वो भी जरा देखिए। हमारे देश में अगर कोई सबसे कठिन जॉब है तो वो है पुलिस की, क्योंकि 24 घंटे समाज की सेवा में लगा रहना पड़ता है। जब हम त्योहार मनाते हैं तो पुलिसकर्मी उसी त्योहार के दौरान कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए ड्यूटी पर रहते हैं। किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो जाए, बवाल हो जाए, कहीं हिंसा हो जाए, वहां पुलिस का पहुंचना जरूरी होता है। अगर समय पर नहीं पहुंचे तो जनता का ताना कि पुलिस कभी टाइम पर नहीं पहुंचती। अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तो सबसे पहले सस्पेंड पुलिस वालों को करते हैं, भले ही वो पुलिसकर्मी कहीं दूसरी जगह किसी और केस में फंसा हुआ हो। समाज का गुस्सा शांत करने के लिए पहले पुलिसकर्मियों को ही सरकार बलि का बकरा बनाती है। लेकिन अगर कहीं पुलिसकर्मी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो उन्हें दबंगों का टॉर्चर सहना पड़ता है। आज हम आपको बरेली की एक ऐसी ही तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां एक ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे TSI की कार को दबंग ने पहले टक्कर मारी, और जब वहां खड़े होमगार्ड ने दबंग को रोकने की कोशिश की तो दबंग ने अपनी कार से होमगार्ड को रौंदने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि होमगार्ड कार की बोनट पर चढ़ गया, और हैरानी इस बात की भी कि होमगार्ड को बोनट पर चढ़ा देख दबंग ने अपनी कार नहीं रोकी, बल्कि होमगार्ड को बोनट पर टांग कर करीब 5 किलोमीटर तक कार दौड़ाई। बरेली का दबंग आरोपी होमगार्ड को कार के बोनट पर लेकर फरार हो गया और आगे जाकर होमगार्ड को कार से उतारकर भाग गया। लेकिन पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान की, साथ ही उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज किया है। तो पुलिस ने तो उसे सबक सिखा लिया, लेकिन हम राष्ट्रहित से जुड़ी हुई हर रोज आपको खबरें दिखाएंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मैं राष्ट्र सर्वोपरि की बात करूंगा।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH